तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि खोज करनी है अपने को कि जेनेटिक मटेरियल का मॉलिक्यूल कौन सा है। 1928 तक हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमारे ऑर्गेनिजम्स में कौन सा बायोमॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। यहाँ तक, इस टाइम तक यानी 1928 तक ग्रेगर जॉन मेंडल और थॉमस मॉर्गन और यहाँ तक कि जो सटन एंड बोवेरी की सबकी थ्योरीज आ चुकी थी, बट कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने बाकी थे। और तब शुरू हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने प्रूव किया कि यस, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और वो एक्सपेरिमेंट्स है, सबसे पहला बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ ने किया था, उसके बाद एवरी, मैकलेयर्ड एंड मैककार्टिक एक्सपेरिमेंट्स, और सबसे लास्ट में हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिनकी हम लोग आज स्टडी करेंगे। चलो शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ, यानी ग्रिफिथ ने जो बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था उसकी हम स्टडी करेंगे। वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म होगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। शुरुआत करता हूं मैं 1928 में। इसको फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया था, और इसको कंडक्ट किया गया था एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और निमोकोकस। ये वो बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है। देखो, इस बैक्टीरिया की दो अलग अलग टाइप की स्ट्रेन्स होती है, जिसमें एक है एस स्ट्रेन और एक है आर स्ट्रेन। ये आपके सामने आर स्ट्रेन है। ये आर स्ट्रेन के जो सरफेस है बैक्टीरिया के, उसके ऊपर कोई शाइनी कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से जब इनकी कॉलोनीज बनती है तो रफ अपीयर होती है, देखने में थोड़ी रफ दिखाई देती है, इसलिए हम इसको आर स्ट्रेन या रफ स्ट्रेन कहते हैं। और ये किसी तरह का डिजीज कॉज नहीं करता, निमोनिया कॉज नहीं करता, इसलिए नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है। नॉन वायरुलेंट मतलब होता है जो डिजीज कॉज करता है, बट ये वायरुलेंट नहीं है। इसके ऑपोजिट एस स्ट्रेन का ये जब हम लोग देखेंगे ये कॉलोनी, तो इसके चारों तरफ देखो आप, एक आपको एक कैप्सूल दिख रहा होगा। ये एक्चुअल में म्यूकस की कोटिंग हो जाती है इस बैक्टीरिया के ऊपर, कैप्सूल कहलाते हैं आप, ठीक है। और ये जब कॉलोनी बनती है तो काफ़ी स्मूथ कॉलोनी दिखाई देती है शाइनिंग कैप्सूल की वजह से, इसलिए हम इसको कहते हैं एस स्ट्रेन या फिर स्मूथ स्ट्रेन। और ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के प्रेजेंस की वजह से ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है, और ये वायरुलेंट की कैटेगरी में आएगा। दिस इज अ वायरुलेंट बैक्टीरिया, क्योंकि इसके पास कैप्सूल प्रेजेंट है। तो एस स्ट्रेन कैप्सूल होता है इसलिए निमोनिया कॉज करेगा, आर स्ट्रेन कैप्सूल नहीं होता इसलिए निमोनिया कॉज नहीं करता। तो इससे ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने सबसे पहले लिया रफ स्ट्रेन आर स्ट्रेन और उसको एक माउस में इंजेक्ट किया। अब बिकॉज ये नॉन वायरुलेंट है तो ये माउस में निमोनिया कॉज नहीं करेगा, तो माउस सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट उसने स्मूथ स्ट्रेन लिया और उसको सेम माउस में इंजेक्ट किया, और उस माउस की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन वायरुलेंट होता है जो निमोनिया कॉज करता है। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया मतलब हीट की हेल्प से उसको मार दिया। तो वो बैक्टीरिया की नाउ बिकॉज बैक्टीरिया इज डेड, तो अगर आप उसको माउस में इंजेक्ट करोगे तो वो डिजीज कॉज नहीं करेगा और माउस सर्वाइव करेगा। तो यहाँ तक जो भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट्स कैसे थे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे। लेकिन जो लास्ट एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें उन्होंने एक तो लिया रफ स्ट्रेन। अब रफ स्ट्रेन वायरुलेंस नहीं शो करता, निमोनिया कॉज नहीं करेगा, तो माउस सर्वाइव करेगा, और साथ में उसी सोल्यूशन में डाल दिया हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। अब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन में भी बैक्टीरिया डेड है तो वो डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था, रिजल्ट आना चाहिए था कि माउस शुड सर्वाइव, बट ऐसा नहीं हुआ। रिजल्ट था कि माउस को निमोनिया हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो ये जो सरप्राइजिंग रिजल्ट आया उसका कंक्लूजन कैसे निकाला ग्रिफिथ ने, ध्यान से सुनना। ग्रिफिथ का कंक्लूजन क्या था अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर। ग्रिफिथ को अब तक नहीं पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो ग्रिफिथ का कंक्लूजन क्या था, ग्रिफिथ ने क्या कहा कि जब मैंने एस स्ट्रेन को हीट किल किया और तब एस स्ट्रेन हीट किल होने के बाद में उस सोल्यूशन के अंदर था, तो उसने उस सोल्यूशन के अंदर एक सब्सटेंस रिलीज किया, समझो वो एक्स है। सब्सटेंस क्या है, एक्स। ये सब्सटेंस उस सोल्यूशन में प्रेजेंट था और उस सोल्यूशन में आर स्ट्रेन भी डाला, तो उस आर स्ट्रेन ने उस एक्स को एब्जॉर्ब किया, और जब ये एक्स उस आर स्ट्रेन की बॉडी में गया तो वहाँ पर उसने उसके चारों तरफ, उस बैक्टीरिया के चारों तरफ कैप्सूल प्रोड्यूस किया, और कैप्सूल प्रोडक्शन की वजह से आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, एस स्ट्रेन में, और एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में उसने निमोनिया कॉज किया, जिसकी वजह से माउस की डेथ हो गई। और उसने ये जो बोला कि उस सब्सटेंस की वजह से आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में, उसको प्रूव करने के लिए ग्रिफिथ ने बाद में उस सोल्यूशन से लिविंग एस बैक्टीरिया को भी आइसोलेट किया था, रिकवर
किया था, जबकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया उसने हीट किल्ड डाला था, लेकिन रिकवरी हुई एक लिविंग एस स्ट्रेन की, जिससे उसने प्रूव कर दिया कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक बैक्टीरिया अपने फॉर्म को चेंज कर ले। कैसे? अगर वो सोल्यूशन में से कोई चीज़ एब्जॉर्ब करके अगर वो अपने कैरेक्टर्स दूसरे बैक्टीरिया के जैसे कर ले तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक बात क्लियर ध्यान रखना, ग्रिफिथ ने डीएनए का नाम भी नहीं लिया था। उसने नहीं कहा था कि डीएनए ही वो सब्सटेंस है, उसने तो कहा था देयर इज समथिंग, मतलब कोई सब्सटेंस ऐसा होता है। और इसके लिए उसने वर्ड यूज किया था ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। अब इसी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को अगर मैं आज के टाइम के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूं, मतलब आज का टाइम मतलब जब हमें पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो ये चीज़ कैसे हुई, ध्यान से सुनिए। ग्रिफिथ ने जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड लिया तो बैक्टीरिया वॉज डेड। बाद में उस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से जो डीएनए है वो सोल्यूशन के अंदर आ गया। अब ये डीएनए किसने एब्जॉर्ब कर लिया, आर स्ट्रेन ने। आर स्ट्रेन ने जब डीएनए एब्जॉर्ब किया तो डीएनए उस आर स्ट्रेन में जाने के बाद अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और उस एक्सप्रेशन की वजह से उसके चारों तरफ कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, और उस जब से ही आर स्ट्रेन पे कैप्सूल बन गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में, और अब ये निमोनिया कॉज करेगा। उसकी वजह से उसकी माउस की डेथ हो गई थी। बट ग्रिफिथ ने नहीं कहा था कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया कि अगर कोई बैक्टीरिया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बाय एब्जॉर्बिंग डीएनए, तो उसको हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ग्रिफिथ ये तो नहीं बता पाए थे कि वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए था, बट एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 16 साल बाद में यानी 1944 में प्रूव किया था कि ग्रिफिथ जिस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस की बात कर रहे थे वो एक्चुअल में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए ही था। तो उन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ही आगे बढ़ाया और प्रूव कर दिया कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है। कैसे किया इन तीनों ने, ये देखो। इन्होंने क्या किया, एक कल्चर प्लेट लिया और उस कल्चर प्लेट पे इस बैक्टीरिया को, अब ये कौन सा स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है, तो उस आर स्ट्रेन को उस कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाया। इस कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाने के बाद में उन्होंने इसी मीडियम में एस स्ट्रेन में से डीएनए निकाल कर उस कल्चर प्लेट पे डाल दिया। ध्यान रखना, उन्होंने एस स्ट्रेन लिया, उस एस स्ट्रेन में से डीएनए को आइसोलेट किया और वो केवल डीएनए डाला उन्होंने आर स्ट्रेन के अंदर। पूरा जो बैक्टीरिया है, जो एस स्ट्रेन है, उसको नहीं डाला था, केवल डीएनए डाला। और कुछ टाइम बाद में उसने ये देखा कि इस कॉलोनीज में आर स्ट्रेन के साथ साथ में एस स्ट्रेन के भी बैक्टीरिया मिले। क्यों? क्योंकि उस मीडियम में जब डीएनए डाला गया तो उस मीडियम से डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया आर स्ट्रेन ने, और आर स्ट्रेन ने वो डीएनए एब्जॉर्ब करने के बाद में एक कैप्सूल बनाया, और उस कैप्सूल की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में। तो जब उन्होंने वो डीएनए ही डाला था उस सॉल्यूशन के अंदर, उस मीडियम के अंदर, तो इससे ही प्रूव हो गया कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है, यानी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। जो बाद में कल्चर बना उसमें एस स्ट्रेन भी था और आर स्ट्रेन भी प्रेजेंट था। अब कुछ एनसीईआरटी की लाइन्स है जो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो मैंने यहाँ पर ले ली कि बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट प्रोटीन वाज कंसिडर्ड एज जेनेटिक मटेरियल, यानी जो एवरी मैक्लियोड मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट से पहले ये माना जाता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने जितने भी बायोकेमिकल्स होते हैं यानी प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, उन सबको प्यूरिफाई किया हीट किल्ड एस सेल्स में से, ये देखने के लिए कि कौन आर सेल्स को एस सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है। और उन्होंने बाद में प्रूव किया कि जो एस बैक्टीरिया से हमने जब डीएनए निकाला, उस केवल और केवल उस डीएनए ने ही आर को एस में कन्वर्ट किया। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, आरएनए ये काम नहीं कर पाए। तो इससे प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। अब इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरह से भी बताया। इन्होंने क्या किया, देखो, सबसे पहले इन्होंने एक सोल्यूशन बनाया और उसके अंदर डाला हीट किल्ड एस सेल्स। ध्यान से सुनना जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले एस सेल्स हीट किल्ड लिए, यानी ये डिजीज कॉज नहीं कर सकते। अब इन्होंने इस पूरे सोल्यूशन में से जितने भी लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स थे वो सब कुछ निकाल दिए। ये कैसे प्रूव पॉसिबल है कि बैक्टीरिया में से लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दो? तो ये पॉसिबल है कैसे, जब आप उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करके लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स उन्होंने निकाल दिए। यानी अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, इसके अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये तीन ही चीज प्रेजेंट हो सकती है। अब उन्होंने इस पूरा जो सोल्यूशन था उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट
सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। पहले पार्ट में उसने एक एंजाइम डाला जिसका नाम है प्रोटीनेज। अब प्रोटीनेज एंजाइम क्या करते हैं? प्रोटीन का डाइजेशन। तो इस एंजाइम को डालने के बाद में इस सैंपल के अंदर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं हो सकता। इसके अंदर या तो प्रेजेंट होगा डीएनए या फिर प्रेजेंट होगा आरएनए। सेकेंड सैंपल में उन्होंने क्या किया? राइबोन्यूक्लियेज नाम का एक एंजाइम डाल दिया। अब राइबोन्यूक्लियेज नाम से पता है क्या डाइजेस्ट करेगा? आरएनए। यानी कि इस सैंपल के अंदर आरएनए नहीं होना चाहिए। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? केवल प्रोटीन और डीएनए। तीसरे में उन्होंने डाला डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, यानी एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर डीएनए नहीं होगा, केवल प्रेजेंट होंगे आरएनए और प्रोटीन। अब आगे ध्यान से सुनिए। अब उन्होंने इन तीनों सैंपल्स में बाद में ऐड कर दिए आर सेल्स, यानी कि जो आर स्ट्रेन है उनको तीनों में इन्होंने ऐड कर दिया। तब जब इन तीनों में आर सेल को ऐड किया गया तो मैं फर्स्ट सैंपल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट सेल में कुछ टाइम बाद में स्मूथ कॉलोनीज दिखाई दी, यानी एस स्ट्रेन दिखाई दिया। अब इस सैंपल में जो पहला सैंपल है, ध्यान से सुनना, क्या नहीं था? प्रोटीन नहीं था, लेकिन डीएनए और आरएनए प्रेजेंट था और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यानी ट्रांसफॉर्मेशन या तो डीएनए की वजह से हुआ या फिर आरएनए की वजह से। यानी इस पहले सैंपल ने ये प्रूव कर दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटीन की वजह से नहीं होता, क्योंकि अगर प्रोटीन की वजह से होता तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्रोटीन वहाँ पर था ही नहीं। लेकिन प्रोटीन के ना होने के बावजूद भी वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन या तो आरएनए करवा रहा है या फिर डीएनए करवा रहा है। ये फर्स्ट सैंपल से प्रूव हुआ। सेकेंड सैंपल में चलेंगे। सेकेंड सैंपल में जब मैंने आर सेल डाला तो कुछ टाइम बाद में मुझे वहाँ पर एस सेल्स दिखे। अब इस सैंपल के अंदर आरएनए प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट है? डीएनए और प्रोटीन। तो इससे ये प्रूव होता है कि या तो डीएनए या प्रोटीन ही ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है। फर्स्ट सैंपल ने प्रूव कर दिया कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवा प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवाया था फर्स्ट सैंपल में, यानी बचा कौन? डीएनए। तीसरे में चलूंगा सैंपल में। तीसरे सैंपल में डीएनए प्रेजेंट नहीं था। आर सेल जब मैंने डाला तो यहाँ पर मुझे एस सेल्स देखने को नहीं मिले, जो क्लियरली प्रूव कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर डीएनए नहीं है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने प्रूव कर दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन वाज बिकॉज ऑफ डीएनए एंड नॉट आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो ये इन तीन साइंटिस्ट्स का कंट्रीब्यूशन था जेनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट बात करता हूं मैं दो साइंटिस्ट्स की जिनका नाम है हर्शे एंड चेज, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज। 1952 यानी मैककार्टी के 8 साल बाद में इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मार्था चेज एक फीमेल साइंटिस्ट थी, इन दोनों ने मिलकर काफ़ी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बस 100% कंफर्मेशन दे दिया कि द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड नॉट प्रोटीन्स। कैसे किया वो समझेंगे हम लोग। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे एक वायरस के बारे में जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। इसमें देखो ये बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज में एक होता है हेड, दिस पोर्शन इसको हम कहते हैं हेड, और जो सबसे लास्ट पोर्शन कहलाता है वो कहलाता है टेल। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस जो वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होती है वो होती है डीएनए, जो कि इस प्रोटीन कोट के अंदर प्रेजेंट है। ये प्रोटीन कोट है, देखो हेड के अंदर ये जो यहाँ पर पॉलीगोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज प्रोटीन कोट, और उसके अंदर प्रेजेंट क्या है? एक डीएनए। बेसिकली अगर मैं वायरसेस को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना चाहूं तो वो एक वर्ड होगा न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन। इसके अलावा वायरस में किसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी दो ही चीज़ है, एक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, और न्यूक्लिक एसिड इसमें कौन सा है? डीएनए, जो कि इसके हेड के अंदर प्रेजेंट है। बैक्टीरियोफेज बेसिकली एक ऐसा वायरस होता है जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया में एंटर करने के बाद में वो उसी बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज़ करके अपना नंबर इंक्रीज करता है। कैसे करता है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा, ये एक ई कोलाई ले रहा हूँ मैं आपके लिए। ये जो दिस इज एन ई कोलाई, ये एक ई कोलाई है। सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरियोफेज ई कोलाई के सरफेस पे आके अपने आप को अडियर कर लेता है। फिर उसके बाद में इस बैक्टीरियोफेज में से जो न्यूक्लिक एसिड है वो एंटर करेगा ई कोलाई के अंदर। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ और आपको ध्यान भी रखनी है कि इस बैक्टीरियोफेज में से केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड ई कोलाई में एंटर करेगा, उसका प्रोटीन कंपोनेंट उस ई कोलाई के अंदर एंटर नहीं करता। उसके बाद में ये न्यूक्लिक एसिड जब
जब प्रेजेंट डीएनए जब कहाँ आ गया, ई कोलाई के अंदर। अब जब डीएनए ई कोलाई के अंदर आ गया तब ई कोलाई अपने खुद के डीएनए को जब रेप्लिकेट करेगा तो साथ साथ में इसके डीएनए को भी रेप्लिकेट करता है। इसकी वजह से इस बैक्टीरिया के अंदर जितना भी जो डीएनए प्रेजेंट है किसका, बैक्टीरियोफेज का, वो रेप्लिकेट करेगा, यानी उसका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। अब जब ये डीएनए इंक्रीज होगा अपना नंबर तो बहुत सारे डीएनए बन गए किसके, बैक्टीरियोफेज के। अब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके क्या बना लेगा, प्रोटीन। हमें पता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए में मैसेज डालता है और एमआरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। अब ये बैक्टीरियोफेज जिसका केवल न्यूक्लिक एसिड आया था ई कोलाई के अंदर, अब ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके क्या बना लेगा, अपने चारों तरफ प्रोटीन कोट, यानी वापस पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज डेवलप हो गया। और अब ये बैक्टीरियोफेज कुछ टाइम बाद में इस बैक्टीरिया का लाइसिस करके सारे के सारे बैक्टीरियोफेज यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो दिस इज हाउ अ बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स ई कोलाई। अब यहाँ पे हर्शे एंड चेज ने ये जो चीज़ें मैंने आपको सब सारी बताई, ये आज के टाइम पे तो हमें पता है, लेकिन हर्शे एंड चेज को ये प्रूव करना था कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका कौन सा कंपोनेंट ई कोलाई में एंटर हुआ है, यानी कि उसका प्रोटीन ई कोलाई में गया है या फिर उसका डीएनए ई कोलाई के अंदर गया है। तो ये प्रूव किया था हर्शे एंड चेज ने। ये देखते हैं कैसे प्रूव हुआ था हर्शे एंड चेज ने। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक कल्चर प्लेट ली जिसमें वो वायरस का कल्चर कर रहे थे। वायरस का कल्चर करना बेसिकली वायरस का नंबर इंक्रीज करना, एक प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करो जिससे आप उसको ग्रो करते हो वहाँ पे। तो वायरस का कल्चर बनाया, लेकिन जो मीडियम उन्होंने यूज़ किया न्यूट्रिएंट मीडियम, उसमें उन्होंने डाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी P32, उसका हैवी आइसोटोप। अब ध्यान रखना, अगर मैं आपसे बोलूँ फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में या न्यूक्लिक एसिड में, क्योंकि बैक्टीरियोफेज में दो ही चीज़ें, एक प्रोटीन और एक डीएनए। तो फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट है, प्रोटीन या डीएनए? तो अपना आंसर होगा डीएनए। डीएनए में हमने पढ़ा फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे वायरसेस जब हमने उनको एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जो इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, तो सारा का सारा न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं, उस मीडियम से। तो उन्होंने फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब किया उस मीडियम से जो कि रेडियो एक्टिव था, और वो जो फॉस्फोरस था वो अब क्या बनाएगा, डीएनए। यानी ऐसे वायरसेस का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव होगा क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरस 32 प्रेजेंट है, लेकिन जो प्रोटीन है वो नॉर्मल प्रोटीन्स होंगे क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर फॉस्फोरस नहीं होता। इसी तरह से उन्होंने एक और कल्चर प्लेट ली और यहाँ पर मीडियम में उन्होंने डाला सल्फर 35 जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर है। अब ऐसे वायरसेस में क्या होगा कि बिकॉज सल्फर डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन सल्फर प्रेजेंट होता कहाँ है, प्रोटीन्स के अंदर। तो ऐसे वायरसेस के अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि उनके अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है सल्फर 35, लेकिन उनका डीएनए कैसा होगा, बिल्कुल नॉर्मल। अब हर्शे एंड चेज ने दो अलग अलग तरह के बैक्टीरियोफेजेस बना लिए, ये आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहला बैक्टीरियोफेज इन्होंने लिया। इस बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है, यहाँ पे सुनना, जो रेड कलर का हम लोग शो कर रहे हैं वो रेडियो एक्टिव है। जो रेड कलर का शो करेंगे वो सब क्या है, रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पर इस बैक्टीरियोफेज को देखो आप अच्छे से, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर रेड पोर्शन क्या है, प्रोटीन वाला कंपोनेंट रेड है, यानी कि ये वो बैक्टीरियोफेज है जिसको मैंने उस प्लेट में ग्रो किया था जिसमें सल्फर 35 यानी रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है। अब ये बैक्टीरियोफेज आएगा, बैक्टीरियोफेज ने अपने आप को अडियर किया किसके ऊपर, ई कोलाई के ऊपर, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो अंदर एंटर कर गया। ध्यान रखना, हर्शे एंड चेज को नहीं पता था कि न्यूक्लिक एसिड अंदर एंटर कर रहा है, इन्होंने इसको प्रूव किया। तो न्यूक्लिक एसिड अंदर प्रूव किया। अब ये न्यूक्लिक एसिड कैसा है, नॉर्मल। अब इसका जो सेकंड स्टेप होता है उसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो अटैचमेंट हुआ है, बैक्टीरियोफेज आकर अटैच हुआ है ई कोलाई से, और इस बैक्टीरियोफेज के अंदर का जो न्यूक्लिक एसिड है वो अंदर चला गया। ब्लेंडिंग के अंदर आप इन दोनों का अटैचमेंट हटा देते हो, यानी कि बैक्टीरियोफेज अलग हो गया ई कोलाई से। यहाँ पे आपको जो डायग्राम में दिखाया है इन्होंने, यहाँ पे ये देखो ये सेपरेट हो गया, जबकि यहाँ पर इन्होंने अटैचमेंट शो कर रखा था। अब ये एनसीईआरटी का ही फिगर है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सुनना अच्छे से। ब्लेंडिंग, इसके बाद में इन्होंने क्या किया, एक सोल्यूशन था जिसमें ई कोलाई भी प्रेजेंट है और बैक्टीरियोफेज भी प्रेजेंट है, तो इन्होंने किया सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमने न्यूक्लिक एसिड्स में पढ़ा था, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन में आप किसी भी सोल्यूशन के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। तो जब मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में मुझे जो बैक्टीरिया के जो सेल्स थे, यानी कि जो ई कोलाई के सेल्स थे, उसमें रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन कोट में प्रेजेंट थी जो कि बैक्टीरिया के अंदर नहीं पहुंचा।
और प्रोटीन कोट सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से अलग हो गया, ई कोलाई से उसका कोई रिलेशन नहीं रहा। तो जो सुपरनेटेंट बना, सुपरनेटेंट हम किसे कहते हैं? सुपरनेटेंट का मतलब होता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो क्लियर लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री लैब में जब प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेसिपिटेट तो नीचे डिपॉजिट होता है, जो ऊपर जो क्लियर लिक्विड रहता है उसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। तो ऐसा ही जो वहाँ पे सुपरनेटेंट था उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई गई। क्यों? क्योंकि सुपरनेटेंट में मौजूद थे प्रोटीन के कोट जो थे बैक्टीरियोफेज के। तो जो इन्होंने यहाँ पे शो किया कि प्रोटीन के कोट ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं कहाँ पर? सुपरनेटेंट के अंदर। इससे ये चीज़ काफ़ी क्लियर प्रूव हो रही है कि ई कोलाई के अंदर जो चीज़ एंटर हुई वो डीएनए था, ना कि प्रोटीन का कोट। क्योंकि अगर प्रोटीन का कोट अंदर गया होता तो ई कोलाई भी रेडियो एक्टिविटी शो करता। दूसरे बैक्टीरियोफेज के पास चलते हैं। अभी इस बैक्टीरियोफेज को मैंने जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो करवाया, जिसकी वजह से उसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। तो मैंने रेड कलर में उसका डीएनए शो कर रखा है। सेम वही सबसे पहले स्टेप है इन्फेक्शन कहते हैं। पहले स्टेप को इन्फेक्शन क्यों बोला? इन्फेक्शन, जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है तो दैट इज इन्फेक्शन। तो पहला स्टेप इन्फेक्शन है, जिसमें बैक्टीरियोफेज ने जाकर अटैच किया अपने आप को किस पे? ई कोलाई पे, और उसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो अंदर एंटर कर गया। अब बिकॉज अब न्यूक्लिक एसिड इस केस में रेडियो एक्टिव है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रेड शो किया। पहले वाले फिगर में हमने इसको रेड शो नहीं किया क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नहीं था। सेकंड स्टेप सेम ब्लेंडिंग वाला स्टेप है, जिसमें हम लोग बैक्टीरियोफेज को का जो प्रोटीन कोट है उसको अलग कर देंगे और ई कोलाई अलग हो गया। अब नेक्स्ट में जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से अब जो ई कोलाई है वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। ई सेल्स मतलब ई कोलाई के सेल्स रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे क्योंकि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो उस ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट है, और जो सुपरनेटेंट है जिसके अंदर प्रोटीन कोट्स है वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन। तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये सब कुछ क्लियर प्रूफ कर दिया था। सो दैट्स इट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से, अब आप अच्छे से जाकर एनसीईआरटी पढ़ो, एक एक एक्सपेरिमेंट को ढंग से देखो, और इससे रिलेटेड बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नीट में आते हैं, उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से जेनेटिक मटेरियल जो है कैसा होना चाहिए, उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो ये अल्टीमेट प्रूफ था कि हर्षन चेज ने प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप वॉचिंग अस। थैंक्स अ लॉट।